आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। युद्ध में आज हम बात करेंगे थ्री फ्रंट वॉर की। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर चीन कोई साजिश रच रहा है? क्योंकि भारत जिन पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच घिरा हुआ है, उनका एक फ्रंट बनता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। भारत सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती नजदीकियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। संसदीय कार्य समिति की एक बैठक हुई, उस पर भी चीन की हरकतों को लेकर चिंता जताई गई, क्योंकि चीन अब भारत के खिलाफ खुलकर मोर्चेबंदी पर उतर आया है। भारत के खिलाफ चीन हर हथकंडा अपनाने से पीछे नहीं हट रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन के सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने चीन जाकर इस बात को कबूल किया है। यह सच है कि अगर चीन पाकिस्तान की मदद नहीं करता तो फिर पाकिस्तान जंग में महज कुछ घंटे ही भारत के सामने टिक पाता। अब बांग्लादेश भी चीन के साथ नतमस्तक हो चुका है। मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर जाते हैं तो लैंडलॉक और चिकन नेक की बात वहां से करते हैं। हाल ही में चीन के कुनमिंग में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारियों की एक ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ है। मतलब यह कि पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों ही चीन की गोद में बैठने के लिए तैयार हैं। अब चीन इन दोनों को क्या भारत के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेगा? क्या अब भारत की जो अगली जंग है वो थ्री फ्रंट वॉर होगी? आज युद्ध में इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका जो परिचय है वो आपसे करा देती हूं। मेरे साथ हैं एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और कैप्टन श्याम कुमार हैं, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपको अपनी राय बताएंगे। वैभव सिंह जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और मेरे साथ यहाँ जो जनता जनार्दन बैठी हुई है, जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अपना स्वागत कीजिए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि क्या भारत को अब थ्री फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो दोस्ती है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की बढ़ती जा रही है, भारत सरकार ने इस पर अपनी नजर बनाई है। और जो कल संसदीय समिति की एक बैठक हुई, इसको लेकर भी उसमें चिंता जताई गई है। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, क्या अब यह समय आ गया है कि भारत को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, चाइना के खिलाफ नहीं, बल्कि थ्री फ्रंट वॉर की तैयारी कर लेनी चाहिए? जय हिंद, नमस्कार। हम तो 5 फ्रंट वॉर पे तैयारी कर रहे हैं आजकल। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ये हमने सीखा इजराइल से कि इजराइल अगर 5 कंट्रीज को इकट्ठे लड़ाई लड़ सकता है और जीत सकता है, तो हमने तब से ही तैयारी रखी हुई है कि हमें 5 फ्रंट वॉर है। 3 तो आपने वो जो बेकार वाले कंट्रीज हैं वो तीनों गिनवा दिए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं वो इकोनॉमिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी लकीर को ऊपर लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया भी अगर हमारे अगेंस्ट हो जाए हम वो लड़ाई लड़ लेंगे। उससे भी एक और बड़ी लड़ाई है जिसको हम बोलते हैं टेररिज्म की लड़ाई। टेररिज्म की लड़ाई भी हम फुल फ्लेजेड लड़ रहे हैं। और हमने पहली बार, हमारी कंट्री ने पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि आप हमारे साथ हो ना हो, सपोर्ट करें ना करें, डिप्लोमेसी करें ना करें, पता नहीं किसका क्या करें, पाकिस्तान जाकर किसकी गोद में बैठे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारे इंटरेस्ट आज के बाद अगर स्ट्राइक होंगे, अगर हमें लगेगा कि हम जस्टिफाइड हैं कि हम इसके खिलाफ लड़ें, हम आपकी कंट्री में आकर लड़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, बांग्लादेश अगर कोशिश करना चाहे वो कर ले, चीन अपनी कोशिश करना चाहे वो कर ले। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट ये भी कर पाऊंगा, चीन ने अपने आप को हमेशा से, और दुनिया ने चीन को हमेशा से एक बहुत बड़ा देश समझा, बहुत बड़ी ताकत समझा, इसमें कोई शक भी नहीं है। नंबर गेम में अगर डाटा में चलेंगे तो यस, उनके नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, जहाज के नंबर ज़्यादा होंगे, शिप के नंबर ज़्यादा होंगे, मे बी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके भी नंबर ज़्यादा होंगे। लेकिन इनको इस्तेमाल करने का जज्बा कहाँ से लाओगे? वो इंडियन आर्मी का सोल्जर कहाँ से लाओगे जो एक जगह खड़ा होकर, आपने देखा वो एक तवांग के आगे है जहाँ पर हमारे सरदार पंजाब रेजिमेंट ने 40 से 50 जवानों ने 350 चाइनीज को आगे आने से नहीं रोका, पीछे जाने के लिए मजबूर उनकी भाषा में जवाब दिया, बहुत तगड़ी भाषा में। मैं अगर वो भाषा इस्तेमाल कर लूं तो हमारे सरदार भाई खुश हो जाएंगे कि जिस तरीके से मेरे पंजाबीज ने वहां पर जवाब दिया था। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये भी कह सकता हूं, यस चैलेंज है, बट चैलेंज कहां नहीं है? चैलेंज हर जगह है दुनिया में। अगर आज हम इन 3 कंट्रीज की बात करें, मैं बिल्कुल मानता हूं कि तीनों के तीनों अगर मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, हमारे अगेंस्ट जाते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलाइव नहीं है।
वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन, हमें मालूम है कि क्या करना है और हम उसकर जरूर आपको देखेंगे कि जीत कर पाएंगे। ये तीनों कंट्री छोड़िए 10 और कंट्रीज हैं जिन्होंने हमें इकोनॉमिकली रोकने की कोशिश करी, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करी। हम अव्वल दर्जे से आगे की ओर चलते चले जा रहे हैं। जितना आप रोकोगे हम आपको उतना ही ठोकेंगे। बिल्कुल। पीके श्रीवास्तव सर, जैसे कि अभी कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि आप हमें जितना रोकेंगे भाई हम उतना ठोकेंगे, और अब भारत सिर्फ 3 फ्रंट के लिए नहीं 5 फ्रंट के लिए तैयार है। भारत हर तरह से तैयार है। भारत हर तरह से तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे कर्नल शैलेंद्र जो हैं जोश में रहते हैं बहुत, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है। जहाँ तक सवाल है, आप सीरियसली स्पीकिंग अगर आप ये जानना चाहेंगे कि मिलिट्री स्ट्रैटेजिक या मिलिट्री प्लानिंग में सब फैक्टर इन किया आता है कि नहीं किया आता है, डेफिनेटली किया आता है। हम लोग जब थे, आई वॉज इन डायरेक्टर ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज़, और हम इस वॉर्स को स्टडी करते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स को मेजर करते थे, थ्रेट्स को मेजर करते थे। तो आज आपकी जानकारी के लिए थ्रेट इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली किया आता है, चाहे वो इंटरनल थ्रेट हो जो टेररिज्म के माध्यम से आता है या टेररिज्म किया आता है, प्लस जब आप एक डेमोक्रेसी होते हैं उसका अपना एक थ्रेट होता है, एक फैब्रिक है जिसको कोई भी चाहे वो वीकन आउट कर सकता है। चाहे उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे ऐसे मुनीर ने करने की कोशिश की थी, फील्ड मार्शल मुनीर, या कोई भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। डेमोक्रेसी में मल्टीपल वॉइसेस होती हैं, वी आर मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, मल्टी एस्पिरेंट्स। हमारी कंट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी से पूछिए, हमारे यहाँ इतने रिलीजन्स हैं, इतनी तरह की भाषाएं हैं, इतनी तरह की विविधता है कि खाने की, पीने की, सबकी लेकर के। तो ये चैलेंज भारत ने मैनेज किया है, मेंटेन किया है और ये होता रहेगा। जहाँ तक मिलिट्री पावर का शब्द, वो जैसे हम कहते हैं यथार्थ है, वो इमिनेट करती है टेक्नोलॉजी को कैसे आपने हार्नेस किया है। टेक्नोलॉजी उसमें बहुत मैटर करती है। 90s के अंत के हमने शुरू कर दिया था जर्नी, चाहे वो स्पेस असेट्स को बीच में लाने की ज़रूरत हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ज़रूरत हो या साइबर वॉरफेयर के लिए ज़रूरत हो। और जहाँ तक आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि भारत जो है माना जाना सुपर पावर है रॉकेटरी में, ये सुपर पावर है भारत, ये बात आप समझिएगा। हम तो आज का युद्ध भी आपने देखा जो अभी ऑफ सिंदूर हुआ था, कि उसमें रॉकेटरी की, जो आप कहते हैं मिसाइल्स की, चाहे ब्रह्मोस के हिसाब से हो या किसी नेट सेंट्रिक वॉरफेयर जो आकाश तीर और IACCS का आपने नाम सुना, तो हमारे पास वो क्षमता है कि हमारे अगर स्पेस में, चाहे वो लैंड स्पेस हो, एयर स्पेस हो, नेवल स्पेस हो, उसमें अगर कोई आने की कोशिश करता है तो हमें पता रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर पता रहेगा हमें मारने की भी क्षमता है। तो अब आती है बात आपकी और फ्रंट्स क्या क्या हैं। बहुत अच्छे से बताया शैलेंद्र ने, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, कि इन्होंने एक फौजी होते हुए इकोनॉमिक फ्रंट, जो हमारी इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है, उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उससे वो अगर बाधित होती है तो हमारे जो सिटीजन्स का नॉर्मल हेल्थ, एजुकेशन और जो उनकी अपनी प्रॉस्पेरिटी है, वे ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ लिविंग है, वो सब इफेक्ट होती है। हमारी सड़कें, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ इम्पैक्ट होता है। तो वो ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। इन्होंने ठीक कहा, क्योंकि हम 10th इकोनॉमी थे 2010 में और इवन 14 तक। उसके बाद अब हम 4th इकोनॉमी हो गए, वी आर नेक टू नेक विद जापान, 4th नंबर इकोनॉमी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास पैसा आता है, समृद्धि आती, तो संभालना पड़ेगा। आपको पता ही हो, एक जमाने हम सोने की चिड़िया भी थे। जब हम सोने की चिड़िया थे, हमारे पास 33% हम GDP थी वर्ल्ड की हमारे पास, वी वर दैट स्ट्रॉन्ग। लेकिन हमने क्या, हमने थोड़ा सा अपने जो मिलिट्री पावर को उतना डिसमेंटल होने दिया, उसका असर आपने देखा। अब वो नहीं होने देंगे। वंस लर्न ऑलवेज वाइज। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे। कैप्टन श्याम, जैसे कि पीके श्रीवास्तव साहब भी कह रहे हैं कि अब हर तरीके से हम तैयार हैं। हमने देखा भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि भारत की तैयारी क्या है, और ये शायद पूरी दुनिया ने देख लिया। जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या 3 फ्रंट वॉर होगा, लेकिन अब सवाल ये भी कि क्या चाइना खुलकर सामने आएगा या प्रॉक्सी की तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्तेमाल करेगा, प्रॉक्सी वॉर करेगा। क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? धन्यवाद। जय हिंद। सरोवरुणा, कुछ बातें होश में सुनी, कुछ बातें आपने जोश में सुनी, और दुश्मनों को जरा बेहोश करने की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मैं लिटिल इंडिया मानता हूं। लिटिल इंडिया इसलिए कहता हूं कि वो हमारे हैं, हमसे बने हैं, क्या पता कल अखंड भारत बन जाए। तो मैं वहां का सपना देखता हूं।
इसलिए मैं इनकी एग्जिस्टेंस को नकारता हूं और इनको मैं, हमारे लिए ये छोटे छोटे लोग हैं, इनको जब जरूरत होगी हम समझाएंगे और नहीं समझेंगे तो इनको थप्पड़ लगाएंगे, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में लगाया। तो हम युद्ध के देश नहीं हैं, हम बुद्ध के देश हैं और ये हमारी सभ्यता के लोग हैं। ईरान हमारा पड़ोसी है, ये नहीं है। और वो जोरास्ट्रियन कल्चर के पारसी लोग हैं जो फायर टेंपल में रहते हैं, हमारे जैसे टेंपल थी, उनकी सभ्यता थी, वहां भी इस्लाम आ गया, वहां भी कुछ रेडिकलाइजेशन आ गया और उनको सुननी पड़ी इसके बारे में। आपने सुना अभी क्या हुआ इजराइल और ईरान का। तो ये जो एससीओ समिट हुआ है उसमें हम बड़े लोगों जैसे बात करें। बीजिंग ने भले ही इसको होस्ट किया है, चाइना ने होस्ट किया है, लेकिन भारत का अपना महत्व है इस एरिया में। बिल्कुल। और ये छोटे लोग हमारे साथ हैं, हमारे मोहल्ले के छोटे भाई हैं, इनको थोड़े दिन के लिए हमने रखा है, ठीक से नहीं रहेंगे तो हम बता देंगे इनको। और इस मीटिंग में रक्षा मंत्री ने साइन नहीं किया क्योंकि आतंकवाद का, टेररिज्म का जिक्र नहीं था, इसीलिए उसमें साइन भी नहीं हुआ। डबल स्टैंडर्ड हुआ, जैसा आप सब जानते हैं। एक तरफ तो आप कहते हो कि बलूचिस्तान में भारत पर आश्रय दे रहा है और जाफराबाद के एक्सप्रेस पे आप साइन करा लेते हो, और एक तरह से इनडायरेक्टली कहते हो कि वहां का बोलो यहां का ना बोलो। तो पहलगाम के अटैक को आपने नहीं माना तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने कंडेम कर दिया उसको। क्या ये चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस था, उन्होंने इसको प्लान किया था, जब ड्राफ्ट पड़ा तो उसको मना कर दिया गया। आप ऐसे नहीं कर सकते, दो तरह की बातें नहीं कर सकते। देखो हमारी बात, जब मैं मानता हूं 3 चीजें हमारे पास पावरफुल हैं जो अभी मेंशन हो चुकी है। पहला, इकोनॉमी क्लियर, दूसरा मिलिट्री पावर, हम स्ट्रांग हैं आज, छठे, तीसरे, चौथे इस तरह की हमारी आर्मी है, और नेवी और एयरफोर्स के मिला के हम अपने आप को मानते हैं और हैं। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा पावर है वो सॉफ्ट पावर है, हमारी सभ्यता, हजारों साल की सभ्यता जो हमें हमेशा सबसे ऊपर रखती है। आप कुछ भी कहो, टेररिज्म के अगेंस्ट में बातें ना करो, हम बोलते रहेंगे, हर फ्रंट पे बोलते रहेंगे। ग्लोबल साउथ पे आज कहते हैं लोग कि हमारी बातें कई लोग मिलके नकार रहे हैं, आतंकवाद को नहीं सुन रहे, हमारी बातों को मत सुने। अब स्टेन करेंगे, जहां जरूरत हो बोलेंगे और जहां जरूरत हो थप्पड़ मारेंगे। ये हमारी तरीका है, हमारा काम करने का मकसद है। वैभव जी, हम प्रॉक्सी वॉर का जिक्र कर रहे हैं कि क्या चाइना सीधा आएगा या इस्तेमाल करेगा, प्रॉक्सी वॉर करेगा, क्योंकि जिस तरीके की ड्रैगन की फितरत रही है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। एक तरफ कह रहा है कि भाई हमें भारत से रिश्ते अच्छे करना है, और दूसरी तरफ पता है सबको कि मीटिंग कर रहा है बैठ के पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। क्या लग रहा है, ग्लोबल इमेज जो एक चाइना की बनी हुई है भारत के साथ, वो किस तरह से आएगा? देखिए, पाकिस्तान और चाइना दोनों की हिस्ट्री है प्रॉक्सी वॉर्स की। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ जो नक्सलवाद चल रहा है इतने दशकों से, और नक्सलवाद में इस देश में हजारों जाने गई हैं, वो नक्सलवाद के लिए जो पैसा है, जो हथियार है, वो कौन देता आया है? वो चीन देता आया है। उसको प्रश्रय कौन देता आया है? चीन देता आया है। हमारे यहाँ नक्सलवाद को लेकर के बात नहीं होती, क्योंकि जो मरने वाले हैं और जो लड़ने वाले हैं वो जवान जंगलों में लड़ते हैं, आइसोलेशन में लड़ते हैं, तो उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन कभी आप उनकी कैजुअलिटीज निकालिए तो चीन ऑलरेडी आपके देश के हजारों जो जवान हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे पुलिस फोर्सेस के हों, चाहे आपके यहाँ के जो वो व्यापारी हो जो सड़क बनाने के लिए उन क्षेत्रों में जाते हैं, स्कूल बनाने जाते हैं, उनकी हत्याएं उन्होंने हजारों की तादाद में की हुई हैं। लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होती तो उसको जगह नहीं मिलती है। दूसरी बात, पाकिस्तान और चीन का कोलैबोरेशन तो आपको ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया कि दोनों मिले हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर आपको, अगर आप कवर करें इस चीज को, तो तरबेला के अंदर जो एसएसजी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेज हैं, वहां पे जो है अंसारुल बांग्ला के और जो अलग अलग जमात इस्लामी वाले जो बांग्लादेश के हैं, उनकी ट्रेनिंग वहां खैबर पख्तूनख्वा में, सूबे में जो है तरबेला में हो रही है। एसएसजी पाकिस्तान की आर्मी की स्पेशल फोर्सेज उनको ट्रेन कर रही है। कितनी सारी खबरें आई इंटरनेशनल मीडिया में कि वहां पे जो है कि आईडी और आरडीएक्स इस तरह के जो है कि विस्फोटक वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और एक तरीके की नया फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसको एक्टिवेट किया जाए। अगर आपको याद होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आपने हिंसा पे काबू तब पाया जब बांग्लादेश बन गया। जब तक वो ईस्ट पाकिस्तान था, आईएसआई वहां बैठ करके पूरे आपके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी। अलग अलग इंसर्जेंट्स ग्रुप को असलाह देना, उनको पैसा देना, उनको मदद करना, ये काम वो पहले भी करते थे। अब उनको लगता है कि हम दोबारा कर सकते हैं, तो वो चीज भी वहां चल रही है। तीसरी चीज, देखिए, सर के साथ बहुत सम्मान के साथ मैं एक चीज से डिसएग्री करूंगा कि हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश हैं। हम अभिमन्यु का भी देश हैं, हम रावण को मारने वाले राम का भी देश है, हम कृष्ण का भी देश हैं। तो हम महाभारत लड़ने वाले, हम एक योद्धा। हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ ही तब है जब हमने उनको छोड़ करके हम बुद्ध के रास्ते पे चले, जब हमने अहिंसा का पाठ पढ़ना शुरू किया है। दुनिया जो है वो अहिंसा पे नहीं चलती, दुनिया ब्रूट फोर्स पे चलती है। अमेरिका जैसे देशों का सम्मान इसलिए है क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हर कंट्री के नेबर्स हैं, ठीक है। वो किसी भी कंट्री में आधे घंटे की टाइम पे वो पहुंच सकते हैं, इसलिए दुनिया में अमेरिका का सम्मान भी है, उनकी बातें भी सारे मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन पे ईरान और इजराइल का सीज फायर हो जाता है। तो हमको उस चीज की तरफ जाना पड़ेगा कि हमें अपनी
और हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जो बहादुरी दिखाई है, चाहे कारगिल जैसे कर्नल शैलेंद्र सर यहां पे हैं जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ी हुई है, वो इम्पॉसिबल वॉर थी। वो दुनिया की कोई फोर्स नहीं जीत सकती थी। जो इंडियन आर्मी ने किया वो दुनिया की कोई दूसरी आर्म फोर्सेस कर ही नहीं सकती थी। वो पढ़ाई जाती है वॉर दुनिया के वॉर कॉलेजेस में, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने लड़ा। वो तो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, हमारे देश में लड़ने वाले लोग तैयार हैं। हमको अपना, हमारी जनता को अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। और देखिए, इस देश में तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं। राजनाथ सिंह को तो मैं सबसे पहले सम्मान देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनको थैंक यू कहें कि एक ऐसा देश में रक्षा मंत्री है जिसने मना कर दिया। वरना इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री आए कि 26/11 के बाद शर्म एल शेख में जाकर के 26/11 का जिक्र नहीं किया ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, लेकिन बलूचिस्तान की चर्चा वहां पे कराए। उसके बाद नाम में गए, वहां पे भी जो है वहां के राष्ट्रपति जरदारी से मिले। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तो ख्वाजा आसिफ से मिलने को भी मना कर दिया। ख्वाजा आसिफ की इच्छा थी, चाइना की इच्छा थी कि ये दोनों मिले बैठे बात करें। राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ मना कर दिया। तो जब अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, आप कहते हैं। और एससीओ का जो स्थापना हुई थी वो किस बात पे हुई थी? 3 चीजों के ऊपर हुई थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ड्रग स्मगलिंग के ऊपर। ये 3 चीजों में आज की डेट में इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर कौन है? पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई। अफगानिस्तान में जितनी ड्रग्स पैदा होती है कौन कराता है? आईएसआई कराती है। इंटरनेशनल मार्केट में बेचता कौन है? आईएसआई बेचती है। वो उनके साइड खड़े हैं। टेररिज्म को लेकर सबसे बड़ा मेनेस कौन है दुनिया में? आईएसआई। आप 9/11 से लेकर के 26/11 और पहलगाम तक आ जाइए, हर जगह आपको उनके तार मिल जाते हैं। वहां पे हो गया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है? आप बलोचों की जमीन पर जाकर के दोनों उनको मार रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है? ये तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। और बलोच अगर रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उसका आप दोष हमको दे रहे हैं। आपके देश की प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान की प्रॉब्लम 1948 से। बलूचिस्तान का जो खान ऑफ कलात, उनका भाई पहला व्यक्ति था जो फ्रीडम फाइटर जो पहाड़ों पे चढ़ा था। अगर आप 1948 से लेकर के आज तक एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, अपने गिरेबान में झांकिए। भारत को जरूरत नहीं है कि भारत जाकर के वहां पे उनको सपोर्ट करे। कर्नल शैलेंद्र, और इसके बाद मैं दर्शकों का भी सवाल लूंगी। जिस तरीके से अभी वैभव भी बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का और चाइना का एक इतिहास रहा है प्रॉक्सी वॉर का। यहां तक भी खबरें आई कि अब वॉरफेयर स्पेस स्टेशन तक में शुरू कर दिया गया है। स्पेस वॉरफेयर भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन भारत तैयार है। जोश और हौसला, जैसे कि इन्होंने करगिल युद्ध का जिक्र किया, आप खुद उसमें रहे हैं, कि भारत का जो जोश है, जो हौसला है, होश भी हम नहीं खोते हैं, लेकिन हम जोश भी कम नहीं करते। और ऐसे में कोई भी हमारे सामने आ जाए, कहां टिकेगा? मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। श्रीवास्तव सर ने क्या बोला? हम बहुत कॉम्प्लेक्स देश हैं, हमसे जीतना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दुनिया ब्रेक कभी नहीं कर पाएगा। हम इतने कॉम्प्लेक्स देश हैं अपने आप में। और मैं कहता हूं, अगर हमारा देश गौतम बुद्ध का देश है, तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूं, उसी देश में वैभव जैसे जाबाज सिपाही भी हैं, आप सब भी हैं। 150 करोड़ सिपाही हैं मेरे पास जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इकोनॉमिक में लड़ रहे होंगे, डिफेंस में लड़ रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में लड़ रहे होंगे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में लड़ रहे होंगे। कहीं पर कोई कमी नहीं होगी। आज नंबर गेम में 4 नंबर उसके ज्यादा है, 3 नंबर कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा बड़ी बात है जो आपने कहा है, प्रॉक्सी। चाइना का प्रॉक्सी कौन है? आप ही ने बताया है, सबको दुनिया में पता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान वो प्रॉक्सी होने की जिम्मेवारी निभा ही नहीं पाया। उसने एक और प्रॉक्सी निकाल कर दे दी कि टेररिज्म को हैंड ओवर कर दो कि ये करेंगे, क्योंकि मैं अपने आप में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सो प्रॉक्सी का प्रॉक्सी और प्रॉक्सी का प्रॉक्सी। अब आप देख लीजिए कि हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसमें है। हमने हमेशा से कहा पाकिस्तान को, और ये ओपन चैलेंज है इवन टू चाइना। चाइना देख चुका है, गलवान में भी देख चुका है, लेह में भी देख चुका है, कोई जगह ले लीजिए, इवन अरुणाचल में भी देख चुका है। ये वो जगहें हैं जहां पर चाइना को लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। और वहां से स्टार्ट होती है ये लड़ाई कि भाई साहब, समझदारी इसमें है कि लड़ो खुद मत, पाकिस्तान को लड़वाओ, किसी तरह हो हाकर बांग्लादेश को सपोर्ट कर दो, कुछ पैसे दे दो कि वो थोड़ा सा। अदरवाइज अपने आप में अगर नंबर गेम के हिसाब से चलना है, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिला लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो भी मेरे बराबर कहीं नहीं बैठते। और सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको पहले भी कही, ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो ये मेरे 150 करोड़ लोगों की जज्बा के आगे नहीं खड़े हो सकते। ये जो फौज है आपकी 150 करोड़ की, आप अभी सीटी बजा दीजिए, अभी सीटी बजा दीजिए अपने स्टूडियो के अंदर, आप देखेंगे ये 100 के 100 लोग जहां आप बोलोगे उस बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, देश से मतलब है। और जो देशवासी अपने देश के लिए लड़ते हैं, उनके रोंगटे इस तरह खड़े होते हैं। और जब वो रोंगटे खड़े होते हैं तो वहां से कॉन्फिडेंस निकल कर आता है, आ जाइए, ठीक है, मैं भी नुकसान लूंगा, लेकिन मैं आपको वो नुकसान दूंगा कि आप नहीं सह पाओगे। मैं तो सह जाऊंगा, क्योंकि मेरे 150 करोड़ लोगों में बट जाएगा।
आप क्या करेंगे, मुनीर कहां कहां छुपेगा, शहबाज शरीफ कहां कहां छुपेगा, किस यूनुस जो है कहां जाएंगे, कहां से आए थे और कहां जाएंगे, ये ज्यादा बड़ी बात है। मेरे देश में एक जो स्टेबिलिटी है और वो जो एक जज्बा है अपने आप को, हमारे यहाँ पता है क्या होता है फौज में, हमारे यहाँ जान देने का कंपटीशन है। बिहार रेजिमेंट में जब हम इवन गलवान का देख रहे थे तो वहां पर लोगों को 4-4 लोग एक बंदे को पकड़कर बैठे थे, क्योंकि वो दौड़ने के चक्कर में था कि मैं गलवान जा रहा हूं, क्योंकि उनकी पलटन के सीओ साहब के ऊपर अटैक हो गया। सिर्फ इसके, ये कहीं नहीं मिलेगा। चाइना में आप देख रहे हैं 3 नहीं 1 महीने के बाद हाई ऑल्टीट्यूड में चेंज ओवर होता है। मेरे यहां पर 2 साल बाद होता है, मैं खुद रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ग्लेशियर में जहां पर के हमारे को मना है, 3 महीने से कटकर 6 महीने जा रहे हैं, कहीं नहीं आप पाएंगे ये जज्बा। नंबर गेम आप एंजॉय कर लीजिए। पीके श्रीवास्तव साहब, जैसे कि अभी सर ने डोकलाम का जिक्र किया, तो हमने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, कूटनीतिक और सामरिक दोनों स्तर पर जवाब दिया। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर फ्रंट से हमने ये बताया कि ये ऑपरेशन रुका नहीं है, कुछ समय के लिए हमने स्थगित किया है, और जैसे ही आपने अगर टेररिज्म किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर अब हम मान लेंगे। तो अब चाइना किसी भी तरह से आ जाए, भारत चाहे वो उसे ग्लोबली बेनकाब करना हो, वहां पर भी तैयार है, और युद्ध के मामले में तो तैयारी है ही। चाइना की जो रणनीति है प्रिया, वो साफ और सुथरी है। वो खुद कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये बिल्कुल बात है। जिन्होंने जज्बे की बात की है, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, 14 सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर आप लड़ाई लड़ते हैं। उसमें पहला सिद्धांत है मोरल या जज्बा। पहला नंबर 1, अगर वो आपके पास नहीं, कोई साजो सामान हो, आपके पास कोई अर्थव्यवस्था हो, कोई भी चीज़ आप नहीं लड़ सकते, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब उसका सवाल आता है तो देयर इज ए ब्लड कॉस्ट फॉर ऑल वॉर्स। एक आपको खून देना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो कौम या जो कम्युनिटी या जो देश इसके लिए तैयार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो चाइना में इसके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं है, क्योंकि एक जो बच्चा है फूल सा, उसके नाना नानी दादा दादी माँ बाप, सिंगल चाइल्ड जो पॉलिसी थी उसने उनको बहुत कमज़ोर कर दिया, बहुत कमज़ोर कर दिया। अब आते हैं जो दूसरी बात आपने पूछी कि आपकी जो रणनीति होगी, जो आपके पास युद्ध के सामान है, वो आता है नेक्स्ट, कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और युद्ध का सामान जो आपके पास है। तो युद्ध के सामान की तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई भी आपको टेक्नोलॉजी नहीं देता। ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी आपको अपने आप लानी पड़ेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है, 150 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है। जज्बे के साथ ये भी लाना पड़ेगा। ये लाने के लिए आपके पास इस वक्त, आप किसी भी, अगर यूएस को हम सुपर पावर मानते हैं, उसके किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है, उनके, जो मैं उनकी बात नहीं लेता हूं, जो सामने आते हैं, उनके पेंटागन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रिसर्च होती है, जो कि अग्रणी मानी जाती है थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी में, उसमें उसको हेड कौन करता है? उसको हेड करता है डॉक्टर विवेक कुमार। वो आपके इंडियन अमेरिकन हैं, वो वहां गए थे जैसे बाकी लोग आते हैं। और दूसरा उनका नंबर 2 कौन है, वो भी ताज्जुब होगा आपको, वो है डॉक्टर डेविड ली। वो चाइनीज हैं, मतलब उनके पास अपना कुछ नहीं है। तो ये जब आप देखिए, ये जो आपकी प्रतिभाएं थी जो गई थी, वो अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वो बन रहा है इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत। उसने आपको सारी मिसाइल्स दी। इस लड़ाई में आपने नाम सुने, मैं एक बार बता चुका हूं। उसमें सबसे बड़ी जो आपके पास, जो जिसने आपको सपोर्ट किया, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, उसको सरल शब्दों में बताना चाहूं तो ये कहूंगा, आकाश तीर का नाम आपने सुना? आकाश तीर, ये जितने भी तरफ से लोग आते हैं, चाहे ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आए, एयरक्राफ्ट आए, उन सबको संयोजित करके एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि आपके देश में क्या क्या हमला हो रहा है। आपका जो दूसरा ISCCS है, जिसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंटीग्रेटेड एयर एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है? ये उस बताता है इस हमले को कौन मार सकता है। क्योंकि आप 1000 रुपए के हमले को 10 लाख से तो नहीं मारेंगे ना, उसको उसी अनुपात में मारेंगे। तो ये जो करता है ISCCS करता है, ये आपका अपना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एज अ फौजी, बाकी वैभव ने बहुत अच्छे से बताया था कि आप ये समझिए, आप तैयार हैं इसके लिए और युद्ध रत भी हैं। आप प्रैक्टिसेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक उसमें जा रहे हैं। आप, जोश पहली चीज है, उसके बाद तैयारी बहुत जरूरी है। तैयारी है आपकी, और सब जानते हैं कि हम 3 फ्रंट वॉर, 5 फ्रंट वॉर,
अगर इकोनॉमी छोड़ दिए, एक इंटरनल वॉरफेयर है जो नेक्सलाइट्स का जिक्र किया है। इंटरनल स्ट्राइफ की जा रही है, करवाई जा रही है, उसके लिए साजो सामान भेजे जा रहे हैं, वो भी हम जानते हैं। तो इस वक्त ऐसा है, सोची समझी रणनीति के हिसाब से भारत तैयार है, लेकिन ये सवाल है कि चाइना क्या करेगा। चाइना छेड़छाड़ करता रहेगा, पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह यूज करेगा, क्योंकि जो उसने हथियार बनाए हैं वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। तो वो चाहता है कि वो एक बन जाए जहां पर इस्तेमाल हो सके, इसलिए मुफ्त में ही देने को तैयार है। आपको जान के खुशी होगी, वो J-35 स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन दे रहे थे मुफ्त में, पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। अब आप समझ सकते हैं उसकी कितनी शक्ति होगी। बिल्कुल। अब चूंकि आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूं। कैप्टन श्याम, एक तरफ पाकिस्तान को तो प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता रहा है चाइना, लेकिन अब नया दोस्त बांग्लादेश भी नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस केयरटेकर सरकार में है और अब सबके मन में सवाल ये कि भाई ये कब तक सरकार में बने रहेंगे। इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं, वहां के लोग उन्हें एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं और वो जाके चाइना से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, भारत को आंख दिखा रहे हैं चाइना के भरोसे। देखिए, सेगमेंट में बातें आगे बढ़ाता हूं। हमने होश, जोश, बेहोश और बेहोश, अब मदहोश। मैं बताता हूं आपको इसका क्या मतलब है। आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए, हम युद्ध के देश हैं नहीं है, हमारी सभ्यता, मिलिट्री, हमारे संघमित्र, हमारे अशोक का बुद्धिज्म को बढ़ावा देना, और उस सभ्यता के कारण आज भी भारत का अपना महत्व। सबसे पहले मैंने इकोनॉमी बोली थी, दूसरा मिलिट्री, और तब बोला था मैंने सभ्यता। आप समझिए मेरी क्रम को। क्रम का मतलब है कि मिलिट्री जब तक भय बिन हो ही न प्रीति, सबको मालूम है और हम दिखा चुके हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। मदहोश कैसे करोगे यूनुस को, मदहोश कैसे करोगे शहबाज शरीफ को, मदहोश कैसे करोगे चाइना अमेरिका को? उसके लिए एक बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। आपको अपनी मिलिट्री माइट तो है, मैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, 2 सीगल मिसाइल लेके चलता हूं, और पहला अटैक जो भारत ने कराची पे किया था 1971 में, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का, पूरे विश्व का पहला स्टैंड ऑफ, दूर से मारने वाला पहला वो युद्ध था। अब हम आज बात कर रहे हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स की। नेवी हमेशा से स्टैंड ऑफ वेपन, हम तलवार से नहीं लड़ सकते, हम शिप के साथ नहीं लड़ सकते, हम तो दूर से ही मारते हैं, आश्चर्य और गति, यही हमारा काम है। तो स्टैंड ऑफ वेपन की लड़ाई हो रही है, जमीन की लड़ाई नहीं हो रही है। भारत पाकिस्तान में हमें पीओके लेना है, हमने रोक दिया है, अभी सही समय नहीं है, तो नहीं किया हमने। किसकी लड़ाई हो रही है? जमीन की नहीं, जमीर की लड़ाई हो रही है। रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है? 4 प्रांत लेके बैठे हैं, क्रीमिया लेके, और वो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से वापस चले गए। वो तो सिर्फ वहां पे डिनोटिफाई और डी आर्मामेंट करना चाहते हैं। छोटे भाई को कहते हैं तुम लिटिल रशिया हो, लिटिल रशिया की तरह रहो, हमारी सभ्यता में रहो, छोटे मोहल्ले के हो, हमारे मोहल्ले जैसे रहो। ये बात हो रही है। इजराइल और ईरान में क्या जमीन की लड़ाई थी? नहीं, जमीर की लड़ाई थी, सभ्यता की लड़ाई थी। ये खलीफा और वो इजराइल अपनी सभ्यता बचा रहा था। तो भारत को उस संदर्भ में देखना है। लड़ाई तो, मैं मिलिट्री मैन हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कैसे दुश्मनों का दांत इकट्ठा करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके आगे की बात, मदहोश कैसे करूं किसी को, बड़ा कैसे बनूं, व्यक्तित्व मेरा बड़ा कैसे हो, मैं सुपर पावर की लेवल में आऊंगा कैसे, इकोनॉमी, मिलिट्री और सभ्यता के साथ ही आऊंगा। इसलिए मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। उसको सही तरह से समझना है और मेंटेन करना है। उसी तरह से बातें करती रहनी है, बड़ी बड़ी बातें हर क्षेत्र में, बिम्स्टेक हो, सार्क हो हमारा, या SCO हो, या हमारा जहां भी हम G7 में जाए, जहां भी इनवाइट किए जाएं, वहां हमें पता होना चाहिए। ईरान भी आया था यहां, पाकिस्तान तो था ही, और बेलारूस को भी लेके आया गया है। बेलारूस रूस का मित्र है और वो भी उसको सहायता कर रहा है, वहीं जमीर की लड़ाई में कर रहा है। वो कह रहा है नाटो यहां से हट जाओ। हमें समझना चाहिए विश्व का परिप्रेक्ष्य क्या है, हमारे समझना चाहिए आगे हम आज से 30 साल पहले कहां होंगे। हमें दूर देख के बात करनी होती है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो मिलिट्री माइट को लगातार बढ़ोतरी करते रहना जो हमारा लक्ष्य है, और उसके साथ साथ हमें अपनी ऐसी इंप्रेशन बनानी है। ये युद्ध जब रुका था ऑपरेशन सिंदूर, और जब ये बातें हुई थी उस दिन 10 मई को, आपके ही चैनल में थे हम जी। वो 5 बजे का जो समय था, वो क्यों ऐसा हुआ कई लोग नहीं समझ पाए। पूरी जनता को समझाना पड़ा कई दिनों तक कि युद्ध क्यों रोका गया। आज भी आपके मन में द्वंद्व होगा कि क्यों रोका गया युद्ध। ये बड़ी बात थी। इसको कहते हैं मदहोश करना, इसको कहते हैं दूर तक सोचना, क्योंकि आपकी गति, आपका इकोनॉमी, आपका सब कुछ पीछे चला जाएगा। युद्ध कोई नहीं चाहता, ये इसका मतलब है, और कोई नहीं चाहता कि इस तरह से लड़ते रहे। इसलिए इजराइल को रोकना पड़ा। क्या उसका एग्जिस्टेंस खतरे में अब नहीं है? क्या मिसाइल सारे डिस्ट्रॉय हो गए ईरान के? क्या वेपन एनरिचमेंट प्रोग्राम, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसकी चर्चा राजनाथ सिंह ने SCO में की है, क्या वो सब खत्म हुआ? उन्होंने एक तरह से देखिए छाया में उन्होंने कई बातें कही हैं। अगर आप SCO में देखो बयान उनका, तो बहुत कुछ कह गए उस स्टेज से जाके, जो विश्व को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ईरान को भी उन्होंने लपेटा है और इजराइल को भी समझाया है, सबको देखा है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए।
खाली हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पहलगाम की, हम ईरान वाली बात भी उसमें देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी प्रॉक्सी वॉर का तरीका है, अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और बिल्कुल। ये हुती का अटैक हो सकता है, विश्व प्रभावित होगा, इंडियन नेवी को जाना पड़ेगा रेड सी में, हमें फिर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सी लेंस को, कम्युनिकेशंस को, हमारे जो सी फेरर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, आपका आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो दूर तक सोचना है, लंबा सोचना है, यूं तो नहीं कि गम नहीं, गम है हमारे पहलवान का, ये पहलगाम का, यूं तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आंख नम नहीं, हम मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन जरूरत पे मारेंगे, वरना सभ्य रहेंगे। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अहम बात है। वैभव जी, यूनुस जब चाइना गए तो उन्होंने वहां से लैंडलॉक और चिकन नेक की बात की। इसके अलावा जो लालमोनर हार्ट एयरबेस है, जो कि चिकन नेक से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे खोलने की तैयारी की बातें भी सामने आई। और यहां तक बात आई कि एक चाइना का डेलीगेशन आया, वहां विजिट करके आया और यूनुस ने अपना पूरा समर्थन दिया है। क्या मायने निकाले जाए, क्या यूनुस भी इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, चाइना उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, बांग्लादेश का अपना कोई स्टैंड नहीं, और कब तक ये बने रहेंगे सत्ता में? देखिए, यूनुस जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनको चावल की बोरियां भेज रहे हैं। आप उनको चावल की बोरियों के बजाय ब्रह्मोस भेजते तो ये हरकतें ना करते। लेकिन जब आप अपने दुश्मन को, सांप को अपने हाथ से दूध पिलाएंगे, आप उनके यहाँ राशन भेजेंगे, आप उनकी इकोनॉमिक मदद करेंगे, आप कहेंगे नहीं हम इनके साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। और देखिए, ये इख्वानुल मुस्लिमीन से जो इन्फ्लुएंस जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं दुनिया में, जैसे एर्दोगान है तुर्की में या मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का जो प्रोजेक्ट है ये मिस्र में शुरू हुआ था। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस आतंकवादी ये हैं, क्योंकि ये वो आतंकवादी हैं जो हाथ में बंदूक नहीं उठाते, ये दूसरों की हाथ में बंदूकें उठवाते हैं। तो जो हाथ में उठाने वाले हैं, जो गन्स, जो बुरहान वानी टाइप के जो आतंकवादी हैं या मसूद अजहर जैसे हैं जिन्होंने खुद हाथ में बंदूकें उठाई हुई हैं, आप उनको तो आप मार सकते हैं, लेकिन जो हाथ में बंदूकें नहीं उठाते, जो जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इस तरह की बातें करते हैं और उसके बाद उकसाते हैं एक पूरी जनता को और दूसरों इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों में खेलते हैं और आपके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो आपके लिए दशकों तक सॉल्व करना मुश्किल होती है। तो आपको उनको सबसे बड़ा थ्रेट मानना पड़ेगा। आप उनके साथ सेंसिबल या डायलॉग कोई बात करना, ये आप उनके साथ चर्चा नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि क्या एक वकील और गुंडे के बीच में कोई बातचीत हो सकती है अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो? भाई, गुंडे को एक ही चीज आती है, आतंकवादी को एक ही चीज आती है, वो है ट्रिगर दबाना। आप कहते नहीं हम इनसे डायलॉग करेंगे। आप डायलॉग, आपने कश्मीर में बहुत लंबे समय तक कोशिश की, दशकों तक कोशिश की कि डायलॉग करें, क्या हुआ? अंत में आपको ऑपरेशन ऑल आउट करना पड़ा। आज की डेट में पूरे जम्मू कश्मीर में आपको ना कोई एरिया कमांडर मिलता है, ना कोई जोनल कमांडर मिलता है, कोई नहीं मिलता, बिल्कुल शांति है। तो आपको ये बात एक जगह समझ में आ गई कि भाई आतंकवाद का और जो इस तरह के जो रेडिकल जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, इनके साथ एक ही जुबान में बात होगी, वो है बंदूक की जुबान में। लेकिन आप बांग्लादेश में उस चीज को आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम डायलॉग से कर लेंगे, नहीं, वो भी एक आतंकवादी है, एर्दोगान भी एक आतंकवादी है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकवादी हैं। तो आप उनको ऐसा डील कीजिए। दूसरी चीज, पूरे नॉर्थ ईस्ट में और आपके यहाँ पे जो एनआरसी का जो विरोध होता है, मैं सर ने बात की 5 फ्रंट वॉर की, जो सबसे डेंजरस फ्रंट है वो आपका इंटरनल फ्रंट है। जब आपके साथ गलवान में जब वॉर होती है तो इस देश की मेन ऑपोजिशन पार्टी का लीडर खड़ा होकर कहता है कि चाइना जो है इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ गया है। कोई सबूत नहीं, आज तक उसका कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे इस तरह की बातें की जाती हैं। उसके बाद आप देखिए, जब भी वही सेम पॉलिटिकल पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमओयू करती है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता, पब्लिक नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो अंदर का जो फ्रंट है, जब आप एनआरसी करने की बात करते हैं, इस देश में दंगे शुरू हो जाते हैं, इस देश में हजारों की तादाद में शाहीन बाग लग जाते हैं। वो कौन लोग हैं कि जब इन बांग्लादेशियों को निकालने की बात होती है, बाहर वापस भेजने की बात होती है, आपके लिए कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? आपको क्या पता है कि इसमें से जो अराकान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है, वो अराकान आर्मी के जो अताउल्लाह जुनूनी जो उसका लीडर है, अताउल्लाह जुनूनी कराची में पैदा हुआ, वो म्यांमार का रहने वाला भी नहीं है, लेकिन उसने आतंकवादी संगठन वहां बनाया हुआ है। उसके कितने लोग स्लीपर सेल्स यहां पे हैं आपको क्या पता है? बांग्लादेश के आईएसआई के कितने स्लीपर सेल्स ये बांग्लादेशी जो है बन करके यहां पे सोसाइटीज में जो है काम कर रहे हैं और गाड़ियां चला रहे हैं और फल के ठेले लगा रहे हैं, आपको पता है? तो जब इनको निकालने की बात आती है तो इस देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कौन सी एनजीओज हैं, वो कौन सी फोर्सेज हैं जो अचानक से इस देश में दंगे शुरू करवा देती हैं, जगह जगह शाहीन बाग लग जाते हैं। तो ये जो फ्रंट है ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा और ये आप उस दिन तब करेंगे जिस दिन आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ एक बीमारी है। पहले आप उस बीमारी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप डिनायल में है कि नहीं मुझे वो बीमारी है ही नहीं, तो उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। तो हम एक कंट्री के तौर पे, एक समाज के तौर पे पहले उसको एक्सेप्ट करें और आइडेंटिफाई करें कि हमारे पहले अपने घर की सफाई करें।
आपके यहाँ पे घर के अंदर भी जब कोई बात होती है, आपका बेटा अगर कोई गलत काम करता है तो आप कहते हैं तुम सबसे पहले देखो कि तुम्हारी गलती कहाँ है। आप पहले अपने अंदर झांकते हैं, आप अपने अंदर नहीं झांकने को तैयार है। आपसे अगर दुश्मन बाहर ढूंढ रहे हैं तो आप इसको समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे दर्शकों को भी कुछ सवाल हैं। कौन कौन सवाल लेना चाह रहा है? ठीक है, मैं पहले उधर दे रही हूँ, फिर आप लोगों के पास भी आऊंगी। सर, आपका सवाल। जैसा कि अभी आपने कहा कि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के फेवर में आजकल बात कर रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो भारत के नजदीक आने की कोशिश करे? जो एक बार गलती करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दूसरे की गलती से सीख ले उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बार बार गलती करे वही सिर्फ एक पाकिस्तान है, वो कभी नहीं समझेगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ। पाकिस्तान एक वो कंट्री है जिसका के कहीं कोई सगा अपना नहीं है, कहीं कोई उसका कैरेक्टर नहीं है, कहीं कोई उसकी पॉलिसी नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। एक डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बोल सकता है कि हम अवेलेबल हैं, पैसा चाहिए, अब हम नेगोशिएट ज़्यादा करेंगे। यहाँ तक बात चल रही है ना चाइना की, मैं एक थोड़ा सा 10 सेकेंड और ले रहा हूँ। अगर चाइना इतना स्ट्रांग है, गलवान में अटैक किया क्यों नहीं? भाई ये तो मानना चाहिए ना, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, आए क्यों नहीं? मैं आपका पेंगैंगसो में इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं, मैं करूं क्या? मैं आपका गलवान में भी इंतजार कर रहा। आपको पता है ना, गलवान इंसिडेंट सिर्फ एक इतनी सी बात पर था कि उन्होंने बोला था शाम को 7 बजे तक हम वापस चले जाएंगे। हमारी जनता गई, जाके देखा वो नहीं गए। हमारे एक बंदे ने जो बिहार रेजिमेंट का था, वो जो टेंट का जो पैक लगा था, उसने उसके ठुड के ऊपर पैर मारा कि ये हटा क्यों नहीं अभी तक? भाई इसके ऊपर लड़ाई हो गई, बात खत्म। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये तो लेटेस्ट है। भाई आपने तो पाकिस्तान का साथ देना है, आप कारगिल में आए क्यों नहीं? मतलब आपको क्या डर था? आप तो सुपीरियर हो, आप पाकिस्तान के साथ मिल भी सकते हो, ये आप ही लोगों का कहना है। भाई तुम आए क्यों नहीं? देखिए, इसे बोलते हैं खौफ, इसे बोलते हैं दहशत, और ये दहशत 150 करोड़ आदमी के जज्बे की है। ये लड़ाई दुनिया में और किसी चीज की नहीं है। सर, आपका सवाल। मैं ये वैभव सर से पूछना चाहता हूँ। सर, ये जो आपने 5 फ्रंट के बाद 6ठे फ्रंट की जो बात की, जिसमें जो है युद्ध के माहौल में हमने अभी सिंदूर के दौरान में भी देखा, सेना का और देश का काफ़ी मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई और दुश्मन देश का मनोबल उठाने की कोशिश की, जिसमें शामिल था राफेल का मजाक उड़ाना, जीत के बाद में जो है जीत में अपनी हार ढूंढना, यानी ये कह सकते हैं हम उजाले में अंधेरा ढूंढना। तो इस प्रकार के जो अंदर का जो फ्रंट है, जो देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है ऐसे माहौल में, उसके खिलाफ जो सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए? सरकार को सबसे पहले इन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनके खिलाफ कानून बनाना चाहिए कि अगर युद्ध की परिस्थिति के दौरान अगर कोई इस तरह की बात करता है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो वो कोई भी हो व्यक्ति, वो किसी चाहे राजनीतिक दल का हो, किसी एनजीओ का काम करने वाला हो, वो चाहे अमेरिका का लाडला हो या चीन का लाडला हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और ये कानून संसद से पास करके लीगली करें। हम एक लोकतंत्र हैं, हम कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि हम लोगों को बिना किसी पर्चे के, बिना किसी एफआईआर के उठा करके उनको जेलों में डाल दें। तो उनके खिलाफ सख्त कानून बनाएं और बना करके इनके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, सिर्फ इस डर से कि अगर हमने इनके ऊपर हाथ डाल दिया तो इस देश में एक नया कहीं आंदोलन ना शुरू हो जाए, इनके कहीं इनको हाथ डाल दिया तो इस देश में कुछ लोग नाराज ना हो जाएं। इन चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और ये जो फ्रंट है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस फ्रंट है। ये फ्रंट ऐसा है, आप हर कॉन्फ्लिक्ट में पिछले 10 साल में आप देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश की अपोजिशन पार्टी के लीडर ने कहा कि ये तो मुझे सर्जिकल स्ट्राइक लगती है। पुलवामा का हुआ, उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ हुआ नहीं, कौवे मरे और कुछ पेड़ गिरे, जो कि आईएसपीआर का नैरेटिव था। हमारे राफेल गिरे हैं, ये गिरे हैं, हमारे 6 प्लेन गिरे हैं, ये आईएसपीआर का नैरेटिव था, उसको यहां पे पुल किया गया। तो ये कौन से लोग हैं, इनको एक्सपोज किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको जेलों में डाला जाए। पीके श्रीवास्तव जी, हमने पाकिस्तान की बात कर ली, बांग्लादेश की बात कर ली, लेकिन अमेरिका के इस वक्त बात करना बेहद जरूरी है। एक तरफ वो आसिम मुनीर को बुलाते हैं और कहते हैं कि उनकी पीठ थपथपाते हैं कि बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया, सीज फायर किया। दूसरी तरफ चीन के साथ एक समझौता हुआ है, ट्रेड समझौते पे साइन हुई है, और तीसरी तरफ वो भारत को भी अपना दोस्त बताते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई भारत अमेरिका का आखिर स्टैंड है क्या? ट्रंप पे क्या विश्वास किया जाए, वो क्या चाहते हैं? वैसे ट्रंप की बात आपने की या अमेरिका की, दोनों को ज़रा अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन होता वही है जो अमेरिका चाहता है। बाद में अपने बात से कुछ लोग यू टर्न लेते हैं, यू टर्न के बाद फिर एक और यू टर्न लेते हैं, फिर एक और यू टर्न लेते हैं। तो ये समझ पाना, बड़े बड़े एनालिस्ट आए, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ काम किया, लोग बड़ी विचारधारा चलाते रहे, अल्टीमेटली उन्होंने कहा वो नहीं है। लेकिन ट्रंप क्या चाहते हैं? एक जियोपॉलिटिकल इक्वेशन होता है, उसमें मिलिट्री का और आपकी जो इकॉनमी है, दोनों का एक सम्मिलित
प्रयोजन होता है कि उसी तरह से सुपर पावर की प्रोजेक्शन होती है। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, उनको पाकिस्तान चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इसलिए चाहिए, उसकी जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। आज तक पाकिस्तान को जो भी मिला है, आप उसे चाहिए भी के कटोरे में मिला है या IMF से मिला है या US से मिला है, उन्होंने हथियार भी दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। $400 मिलियन का सपोर्ट इक्विपमेंट आ रहा है फॉर F-16, अगर आपके दिमाग से वो निकल गया हो, वो भी आ रहा है। और उनको उन्होंने $40 बिलियन देने का 10 साल में प्रयोजन भी किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि अब उसको जोड़िए आप, इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही थी। इजराइल ईरान के साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्रंट है, 900 किलोमीटर के आसपास। और पाकिस्तान पहले भी इनको अफगानिस्तान में जब रशिया पहुंची थी, USSR, USSR, उन्होंने वहां पर बेसिस दिए थे और इनके बेसिस वहां पर हैं। अभी भी उनके पास जो इक्विपमेंट F-16 है, आप लोगों को शायद पता होगा, जो लोग पढ़ते उसमें ज़्यादा घुसते हैं, कि वहां पर अमेरिकन फौज रहती है इन द नेम ऑफ TST, टेक्निकल सुपरवाइजरी टीम। और उनको जो भी सामान दिया जाता है उसके साथ रिस्ट्रिक्शन होता है, आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने 2 टाइमिंग शुरू की, वो तो उसे पता है कि ये छोड़ नहीं सकते हैं। उसने चाइना के 80% इक्विपमेंट उसके पास हैं। चाइना उसको क्यों नर्चर कर रहा है? क्योंकि वहाँ से सीपैक कॉरिडोर जाता है और ग्वादर पोर्ट में वो उसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आगे चल करके उसको रास्ता देता है, वहाँ से मिलान करता है। तो ये चाइना की वो है। और बलूचिस्तान में आप समझिए खनिज का भंडार है और उसके ऊपर सबकी आंख लगी हुई है और अब अमेरिका की भी आंख लगी हुई है। तो वो चाहते हैं वहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वहाँ कॉपर है, वहाँ गोल्ड है और वहाँ से सी को एक्सेस है, वो पूरा वो उनको चाहिए। तो जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान वहीं रहेगा, उसमें दोनों सुपर पावर्स अपना इंटरेस्ट दिखाती रहेंगी। इसमें मैं एक आपको एक प्रिंसिपल भी बता देता हूँ, समझ में काम आएगा हमेशा के लिए जी। एक थुसीडिडिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, थुसीडिडिस कॉम्प्लेक्स। ये थुसीडिडिस एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अगर एक स्टैब्लिश पावर है जो अमेरिका है और दूसरी पावर उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, तो दोनों के बीच में युद्ध होना अनिवार्य है। ठीक है, ये उनको पास नहीं आने देंगे, ये उनको पास जाना चाहेंगे। तो चाइना और US दोनों के इंटरेस्ट अब आप समझ गए पाकिस्तान में है। हमारा साथ क्या है? US का इंटरेस्ट हमारे साथ भी है, क्योंकि हम पूरी एक्सेस देते हैं इंडियन ओशन रीजन में और हम चाइना को पोक कर सकते हैं यहाँ से। वी आर ऑल्सो पावर ऑन टू आवरसेल्व्स, हमारे पास भी समृद्धि है और मिलिट्री पावर है, तो हम यहाँ से पोक कर सकते हैं, हमें भी चाहिए। बांग्लादेश में उसी लिए चाहिए। सेंट मार्टिन आइलैंड का नाम आपने सुना होगा, जिसके कारण बीच चीज़ों में विवाद आता है। शेख हसीना वहाँ से वो डिसमिस की गई थी एक तरीके से, और वो आंदोलन उन्हीं का चलाया हुआ है। बिल्कुल। तो अमेरिका क्या चाहता है? हर देश में, यूक्रेन से लेकर के बांग्लादेश में, ईरान में, आप देखेंगे ईरान को अभी $30 बिलियन देने का प्रॉमिस किया है, और इजराइल में वो चाहते हैं कि हमारे लोग रहें। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अस्त्र शस्त्र बिकते रहें। अगर इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये शस्त्र कौन खरीदेगा? यूएई को बेचा है उन्होंने $100 बिलियन का, आपने उनको इजिप्ट को बेचते हैं, कतर को बेच रहे हैं, हर जगह उनके बेसिस हैं। तो उनको चाहिए ये चलता रहे। कैप्टन श्याम, चूंकि भारत की दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं और अब बीच में बांग्लादेश को मिला लिया, और इसीलिए हम 3 फ्रंट वॉर की आज चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आज से 10 साल के बाद भी युद्ध होता है, भारत की तैयारी किस स्तर पर होनी चाहिए? भारत की तैयारी, मैंने कहा, हमें एक लेवल लेना है जहां हम सुपर पावर की श्रेणी में आए। हमने अगले 2050 का एक बनाया है, पॉलिसीज बनाई है, आर्म फोर्सेस ने बनाई है, पॉलिटिकल विल पे बनाई गई है, इकोनॉमी फैक्टर पे बनाई गई है, और तीनों पैरेलल चल रहे हैं। ये तीनों जरूरी है। हमें इकोनॉमी को सबसे आगे रखना पड़ता है। जब हम आर्थिक रूप से विकसित नहीं होंगे, और इस सब के पीछे अगर आप मिलिट्री को लेकर चलते, जैसे जियो पॉलिटिकल बैलेंस की बात हो रही थी, आपको मिलिट्री को रखना पड़ेगा क्रेडिबल, मिनिमम क्रेडिबल डिफरेंस, मिनिमम। हम विस्तारवादी देश नहीं है, हमने किसी को कभी हड़पा नहीं है, हमने तो अलग करके छोटे भाइयों को जगह दी है, तो हम विस्तारवादी नहीं है। तो यह हमें ध्यान रखना है, हमारी सभ्यता के साथ जुड़ा है। चाइना विस्तारवादी है, उसने हमारी कैप्चरिंग की है, और ये ईरान विस्तारवादी नहीं है, वो खलीफा बनना चाहता है, तो इसलिए लड़ाई हुई थी, इसे ध्यान रखना है। तो हमें अगर कल 50 साल के बाद हमारी मॉडर्नाइजेशन, हमारी डिफेंस जो कैपेबिलिटीज है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हमारा कदम है,
ये सब हमें जरूरी है करना, और साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा और उस पर मेन फोकस रखना पड़ेगा ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। ऐसे लोग तो आते रहेंगे। ये पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर फिर से चालू रहेगा, आपको पता ही है, फिर से प्रवोक करेंगे लोग। बांग्लादेश में छोटी छोटी बातें होते रहेंगी, आपको ध्यान नहीं देना है। अंधेरी रात में किसी दिन स्टेशन से पैदल घर जाना हो और रास्ते में जितने भी भौंकते हुए चौपाए मिले सबको पत्थर मारोगे तो घर नहीं पहुंच पाओगे, सुबह हो जाएगी। इनसे अलग रहना है, नेगोशिएट करना है, अपने आप को बड़ा सोचना है, मदहोश करना है। मैं वही बात फिर से कह रहा हूं, तो आपको समझना पड़ेगा क्या कहना चाहता हूं मैं। हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे चीजें लेके चलनी पड़ती है। आंतरिक जो सुरक्षा की स्थिति है, हमारी जो पॉलिटिकल जो बातें होती हैं, ये तो हर कंट्री में होती हैं, होते रहना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कोटी छवाए, ये तो हमें करना पड़ेगा, आना चाहिए, ऐसी बातें निकलनी चाहिए। यस, रिस्ट्रेन रखना चाहिए सही समय पर, जैसे दूसरे लोग करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग करते हैं। और जहां तक बात करें अमेरिका की, आपने बात की तो दम्भ, देखिए दम्भ में खलीफा ईरान और दंड दिया इजराइल ने और द्वंद्व में रखा अमेरिका ने। तो दंभ, दंड और द्वंद्व, ये तीन द जो हैं, इससे पूरा विश्व भी परेशान है। बिल्कुल। कैसे, मतलब सभी ने लगाए हैं चेहरे पे चेहरा, किसे याद रखें किसे भूल जाएं। ये पॉलिसी ऐसी है, डिप्लोमेसी ऐसी है, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको हिसाब से रखना पड़ेगा। अमेरिका से भी दोस्ती, पाकिस्तान से भी दोस्ती, दो न्यूक्लियर पावर है, आपका प्रश्न है। यस, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारी नो फर्स्ट स्ट्राइक जो हमारी जो पॉलिसी है, पर हमारे साथ आईएनएस अरिघट है, हमारे साथ आईएनएस अरिहंत है, हमारे साथ अरिधमन की ध्वनि आ रही है। वो सबमरीन जो चुपचाप खड़ी है, अगर आपने पहला प्रहार किया तो दूसरा प्रहार ऐसा होगा, और वो भी कहां से, पैसिफिक से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। आश्चर्य लगेगा आपको, निस्तनाबूद हो जाओगे, निशान मिट जाएगा, लिटिल इंडिया फिर से खत्म हो जाएगा, शायद निशान ही ना बचे। और अलग अलग मंच से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबने ये साफ भी किया कि परमाणु वाली धमकी भारत नहीं सहेगा, भारत इन सब धमकियों में ध्यान भी नहीं देता है। वैभव जी, लेकिन अगर वॉर जैसी स्थिति बनती है, 3 फ्रंट वॉर होता है, तो फिर सवाल यह है कि भारत का असली दोस्त कौन है, भारत के साथ कौन खड़ा होगा? देखिए, दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं परमानेंट, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, आपके हित होते हैं जो परमानेंट है। वो कभी जो आज अफगान तालिबान है, वो कभी आपके दुश्मन हुआ करते थे, कट थ्रोट एनिमीज थे, और आपके बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने नजीबुल्लाह को टांग दिया था। ठीक है, तो आज पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भाई अफगान तालिबान और भारत मिलकर के उसको ठोक रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना गलत है किसी को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान का आरोप है, और हमारा कोलैबोरेशन आज अफगान तालिबान के साथ भी चल रहा है। तो परमानेंट कोई एनिमीज और फ्रेंड्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नहीं होते। हाँ, देखिए, पाकिस्तान का एक कैरेक्टर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। $33 बिलियन खाए अमेरिका से, और क्वेटा शूरा और पेशावर शूरा बना के भी रखी, अफगान तालिबान को प्रोटेक्ट करके भी रखा, और जैकबाबाद में और पसनी में अमेरिका को एयर बेसेस भी दी, दोनों शहर बलूचिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान के जो नेचर में है, उनके कैरेक्टर में है कि वो सबको धोखा देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो चीन को नहीं देंगे। आप मुझे बताइए कि चीन, ये जितने भी पाकिस्तान के जनरल्स हैं जो बिलियनियर्स हैं, सारे के सारे हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बना के बैठे, इनकी सबकी फैमिलीज रहती कहाँ है? चीन में तो कोई नहीं रहता। बच्चे तो सारे लंदन में और अमेरिका में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट सारी लंदन में और अमेरिका में है। मैडम लोग सारी शॉपिंग जो है वो हैरिट्स में ही करती है लंदन में, वो तो कोई बीजिंग जाके शॉपिंग नहीं करता। तो जब उनके सारे के जब अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो सारे वेस्ट में हैं, तो चीन को भी पता चल जाएगा। आप मुझे बताइए कि सीपेक में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में टोटल $18 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है आज तक। 100 बिलियन की बात हुई थी, 18 के बाद 18.5 होने में 10 साल लग गए, हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चाइना को भी ये बात समझ में आ रही है कि हमको धोखा दे रहे हैं। चाइना को ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये समझ में आया है कि यार हमको हमारे वेपन्स को एक टेस्टिंग ग्राउंड मिल गया अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो अब वो थोड़ा बहुत उनको दे देंगे। लेकिन ये आप कहिए कि बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस को मेडल ऑफ फ्रीडम किसने दिया था? शी जिनपिंग ने तो नहीं दिया था, वो तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने, जो बाइडेन ने दिया था। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट जो बांग्लादेश में बैठी है या जो पाकिस्तान में बैठी है, वो अमेरिका के बिना न सर्वाइव कर सकती है, न वो चल सकती है। इमरान खान का रोना क्या है कि मेरी गवर्नमेंट डोनाल्ड लू ने गिराई, अमेरिका ने गिराई। तो वहां पे जब भी रेजिम चेंज कराना होता है, वहां पे जब भी गवर्नमेंट चेंज करानी होती है, अमेरिका आज कह देगा कि हमको कल वहां बेस चाहिए, वहां मिल जाएंगे। तो चीन का बहुत सारा कुछ वहां बिकना नहीं है। इसीलिए अगर आपको पता हो तो ईरान से जो चाइना का जो ट्रेड कॉरिडोर उन्होंने बनाया है, वो ट्रेड कॉरिडोर पाकिस्तान से होकर गुजरता ही नहीं है। वो अफगानिस्तान और कजाकिस्तान और उधर से होते हुए जा रहा है। उसका कोई भी हिस्सा पाकिस्तान से नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं चाइनीज उनके ऊपर। और अगर ये 3 फ्रंट वॉर अगर पैदा होती है, हमारी आर्म फोर्सेस कैपेबल हैं,
हमारी सरकार के पास जो है इच्छा शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, लेकिन क्या हमारी जनता के पास, हमारे देश के लोगों के पास वो समझ है कि हम दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकें? चलिए जल्दी से दर्शकों का सवाल भी, सवाल अपना। मैं एक बात कहना चाहूँगा और सवाल रखना चाहूँगा। मैं एक शिक्षक हूँ और लेखक हूँ कि ना शोक से, ना संतापों से, ना दुश्मन के हथियारों से हिंदुस्तान मात खा गया चंद आस्तीन के सांपों से। सर आपने जैसा कहा वैसे ही मैं कह रहा हूँ। और अब जो नया भारत है वो केवल रणनीति नहीं, वहाँ विवेक और समन्वय भी है। तो ये हम लोग वैश्विक लेवल पे बहुत आगे बढ़ गए, बहुत देख रहे हैं। पर ये वैश्विक ताकतों पे जब आगे बढ़ते हैं तब अंदर कुछ ये उल्टे क्वेश्चन होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको विराम दिया गया तो तुरंत इतने भारत में ही मीडिया पर इतने क्वेश्चंस आने लगे, कुछ विरोधियों के, कुछ राजनीतिक पार्टियों के। तो ये सब मिलकर जब एक साथ लड़ेंगे तो शायद हम और आगे बढ़ जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये जो ठीक आपने है। आस्तीन माइक का सांप पास बोला है कर ना, मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा। ये जो आस्तीन का सांप है, एक काम करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीता या नहीं आ रहा, मेरे साथ हाथ खड़ा करके बता दीजिए कौन कौन कहता है कि हम जीते। अगर इसमें से एक भी बोलने को तैयार नहीं है कि हम हारे, उस आस्तीन के सांप को आप अपने आप कुचल लोगे। वो कभी जिंदगी में पावर में नहीं आ पाएंगे, ये पक्की बात है। ये आपका डिसीजन है। क्योंकि आप लेखक हैं और जैसा आपने कहा वही बात आप दोहरा रहे हैं। हमें मदहोश करना है ना, तो हमें इन सबों से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बातें तो आएंगी जब आपको आगे जाना है और दूरगामी है, आप दूरदृष्टि रखते हैं, तो इन सबों को लेकर चलना पड़ेगा। इंटरनल सिचुएशन को भी, पॉलिटिक्स को भी, और मिलिट्री को भी, और इकोनॉमी को भी। और मैंने कहा आपको घर पहुंचना है ना, तो उनको भौंकने दो। जल्दी से अगला सवाल। सर मेरा नाम नैयर है और मेरा सवाल सर श्याम सर से, आप सबसे भी हैं जो भी बताना चाहे सर। अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त, जी अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं सर। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ये हमारे 3 प्रमुख पड़ोसी देश हैं, भले ही आज इनका नियत बिगड़ गया है। मेरा सवाल यह है कि आखिर ये सब तीनों हमारे खिलाफ इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं डिप्लोमेसी में कोई कमी रह गई है? और इनको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर? क्या मैं प्लान जवाब हमारा? दूं आपको? जी जी। पहली बात जो आपने, मैं समझ गया आपकी शंका कहां पर है। आपकी शंका यह है क्या हम डिप्लोमेटिक जो हमारा आर्मर है वो पियर्स हो जा रहा है, मतलब जो हमारे पास डिप्लोमेसी का एक शील्ड रहती है, एक वो रहती है ना बुलेट प्रूफ जैकेट, वो पियर्स हो रही है। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल मत समझिएगा। हमारी डिप्लोमेसी हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट से गवर्न होती है, वो हो रही है। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सब लोगों ने हमसे कहा कि तेल मत लीजिए रशिया से, हम फिर भी लेते रहे, वो डिप्लोमेसी थी। आप जो है अपने अस्त्र इंडिजिनस बना रहे हैं, इस पर भी आपका बहुत चर्चा हो रही है, बहुत दबाव है कि अपने मत बनाइए, फिर भी आप बना रहे हैं, वो डिप्लोमेसी है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने 2 दिन में संघर्ष बंद कर दिया और लोगों की नहीं सुनी। लोगों ने कहा लड़ो लड़ो, क्योंकि लड़ने से लोगों का फायदा होता है, वो डिप्लोमेसी है। तो अब आप आते हैं उस पर कि हम क्या फेल कर रहे हैं। हम फेल नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को उकसाया जा रहा है। किसको हो है? आप किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात, जहां हम हमेशा बोलते हैं, अपने सारे हम सब मिलके बोलते हैं, ये ऐसी आर्मी है जो बिकने को तैयार है। और पाकिस्तान कोई फेल्ड नेशन है, समझने की कोशिश करिए। वहां के आवाम के पास कोई ताकत नहीं है, वरना शहबाज हुसैन क्यों नहीं गए? ठीक है सर, वो रिप्रेजेंटेटिव थे ना। आपके प्रश्न पर मैं एक लाइन बोल देता हूं। जल्दी से। देखिए ये चैलेंज है, ये जो अंधेरा है ना थोड़ा सा है, आप ये दूर सोचिए। अभी जोशे बहारा देखना है, भारत को और उजागर देखना है। अभी जोशे बहारा देखना है, भारत को और उजागर देखना है। इन अंधेरों को कलेजे से लगा लो, अभी जश्ने चरागा देखना है। क्या बात है। और चलिए इसी के साथ युद्ध में आज फिलहाल इतना ही। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिर से हमारे मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।